बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं सैयद अनवारुल हसन और आप देख रहे हैं प्रोग्राम दस्तक बराह रास्त पीटीवी न्यूज़ इस्लामाबाद स्टूडियो से। नाज़रीन, आज की सबसे अहम पेशरफ्त जनरल सैयद आसिम मुनीर साहब बहैसियत नए आर्मी चीफ, इनका तकर्रर आज हो गया है और जनरल साहिर शमशाद मिर्ज़ा साहब का बहैसियत चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी भी तकरीरी अमल में आ गई है। सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी साहब ने वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ साहब की जानिब से जो आज समरी भेजी गई थी दोनों अहम तरीन तैनातों के हवाले से, उस पर दस्तखत कर दिए हैं। और अब जो पाक फ़ौज के सीनियर तरीन जनरल्स थे जिनकी समरी आई थी GHQ से, यानी जनरल सैयद आसिम मुनीर साहब और जनरल साहिर शमशाद मिर्ज़ा साहब, अब वो उनकी जो फ़ौज की हाईएस्ट कमांड है वो उनका नोटिफिकेशन हो गया है। 29 नवंबर को जनरल सैयद आसिम मुनीर साहब बहैसियत आर्मी चीफ बाज़ाब्ता तौर पे कमांड संभाल लेंगे, जबकि जनरल साहिर शमशाद साहब 27 नवंबर को बहैसियत चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी अपने जो फ़राइज़ संभाल लेंगे। वज़ीर आज़म पाकिस्तान मोहम्मद शहबाज शरीफ साहब से चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जो आप बन गए हैं उनकी मुलाकात हुई और मुबारकबाद पेश की प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब ने जनरल सैयद आसिम मुनीर साहब को, और उन्होंने कहा कि जो सिक्योरिटी चैलेंजेस दरपेश हैं, पूरी कभी उम्मीद है कि जो नई आर्मी की लीडरशिप आई है वो इसका भरपूर तौर पे इससे नबर्द आज़मा होगी। बिलखसूस जो दहशतगर्दी का अफरीत है इसका मुकाबला करने के हवाले से। और चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी जनरल साहिर शमशाद मिर्ज़ा साहब की भी प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब से मुलाकात हुई और उन्होंने भी उनकी तैनाती पर उनको मुबारकबाद पेश की। दोनों जो सीनियर मोस्ट जनरल्स हैं, एक अच्छी रवायत कायम हुई है और कि जो सीनियर मोस्ट हैं वो उनकी तकरीरी अमल में आई है और जो बाकी के जनरल्स थे जिनके नाम आए थे, ज़ाहिर बात है वो अब अपनी जो मुद्दत मुलाजमत के मुताबिक वो अपने फ़राइज़ अंजाम देंगे, क्योंकि फ़ौज की रवायत रही है कि अगर तीसरे या चौथे नंबर के जनरल लेफ्टिनेंट जनरल प्रमोट होकर 4 स्टार जनरल बन जाएं तो जो सीनियर होते हैं वो सुपरसीड हो जाते हैं एंड देन दे जस्ट गो, वो चले जाते हैं। लेकिन इस दफ़ा तो चूँकि दोनों सीनियर मोस्ट बने हैं आम तरीन तैनातियों के हवाले से, लिहाजा जो बाकी लेफ्टिनेंट जनरल्स हैं दे विल सर्व, जो इंशाल्लाह वो अपनी कैपेसिटीज़ में करेंगे। हमने ज़रा प्रोफाइल आप लोगों के लिए तरतीब दिया है ताकि थोड़ा सा बर्ड्स आई व्यू कहते हैं हम शेयर कर सकें। अगर इफ़ वी स्टार्ट विद चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी जनरल साहिर शमशाद मिर्ज़ा साहब, तो उनका बड़ा मुतासिर कुन रिकॉर्ड रहा है। आपका ताल्लुक सिंध रेजिमेंट से है और गुज़िश्ता 7 बरसों के दौरान आपने अहम लीडरशिप ओहदों पर रहे पाक फ़ौज के। आप DGMO डायरेक्टर जनरल मिलिट्री ऑपरेशंस के तौर पे आपने खिदमत सर अंजाम दी हैं। इसके अलावा आप चीफ ऑफ जनरल स्टाफ, जो आर्मी चीफ के बाद बड़ा अहम ओहदा होता है, उस पर आपने खिदमत सर अंजाम दी हैं और अपनी तरक्की से कबल आप रावलपिंडी कोर को हेड कर रहे थे, जैसे 10 कोर है, बहुत मारूफ कोर है, आप उसके कोर कमांडर थे। तो उनका बड़ा एक इम्प्रेसिव रिकॉर्ड है जनरल साहिर शमशाद मिर्ज़ा साहब का। स्क्रीन पर भी आपके सामने आ रहा है कि अहम मनसबों पे रहे और आज वो चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी बन गए हैं। तो हम भी उनको मुबारकबाद पेश करेंगे फॉर सच ए इलस्ट्रियस कैरियर। जो अब नए आर्मी चीफ हैं जनरल सैयद आसिम मुनीर साहब, सबसे पहले तो यह है कि आप मंगला में ऑफिसर ट्रेनिंग स्कूल प्रोग्राम के ज़रिए सर्विस में शामिल हुए। फ्रंटियर फोर्स रेजिमेंट में आपने कमीशन हासिल किया और जो मौजूदा आर्मी चीफ है, ज़ाहिर बात है जनरल कमर जावेद बाजवा साहब 29 तक आर्मी चीफ हैं और फिर ये बाज़ाब्ता कमांड संभालेंगे जनरल सैयद आसिम मुनीर साहब। आपने एज ब्रिगेडियर उनके अंडर सर्व भी किया है, नॉर्दर्न एरियाज़ में कमान की है। 2017 में आप डायरेक्टर जनरल मिलिट्री इंटेलिजेंस बने, 2018 में डायरेक्टर जनरल इंटर सर्विसेज इंटेलिजेंस ISI बने, बाद आप कोर कमांडर गुजरांवाला बने और इस वक्त तरक्की पाने से कबल आप GHQ में क्वार्टर मास्टर जनरल के तौर पे अपनी खिदमत सर अंजाम दे रहे थे। माशाल्लाह सैयद घराने से आपका ताल्लुक है और हाफिज़ कुरान है, दैट इज़ अ ग्रेट ऑनर कि हाफिज़ कुरान है और सैयद फैमिली से आपका ताल्लुक है, आर्मी चीफ बने। वी विश हम बेस्ट ऑफ लक। बड़ी चैलेंजिंग सिचुएशन का दोनों अहम जो पोस्टों पे जल्द आज उनकी तकरीरी उनको सामना होगा, इस पर गुफ्तगू करेंगे। दिन भर इस हवाले से मीडिया पे बातचीत होती रही, क्या अहदाफ होंगे नए आर्मी चीफ के लिए, किस किस्म के चैलेंजिंग सिचुएशन में वो आ रहे हैं, इन तमाम का आज की नशिस्त में अहाता करेंगे। बड़ा एक एमिनेंट पैनल मेरे साथ आज शरीक गुफ्तगू का तारुफ हम आपसे करा देते हैं। हमें ज्वाइन करें इस्लामाबाद स्टूडियोज़ में सेनेटर लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड अब्दुल कयूम साहब। सर बहुत शुक्रिया कि आपने प्रोग्राम दस्तक के लिए वक्त निकाला। हमें ज्वाइन करें बजरिया स्काइप
लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड रजा मोहम्मद खान साहब। सर, थैंक यू वेरी मच फॉर शेयरिंग योर प्रेशियस टाइम विद अस, और हमें ज्वाइन करें रजा रूमी साहब बजरिया स्काइप, वेरी नोटेड पॉलिटिकल एनालिस्ट। रजा रूमी साहब, आपका भी बहुत शुक्रिया। मैं गुफ्तगू आगाज़ जनरल क्यूम साहब सर आपसे करूंगा। पाक फौज में हर 3 साल बाद ये तकरीरियाँ होती हैं। इस मरतबा ज़्यादा हाइप इसलिए बन गई कि एक तो ज़ाहिर बात है जो पॉलिटिकल सिनेरियो है, आज भी हमने देखा कि इमरान खान साहब जो सदर आरिफ अलवी साहब को जब समरी मिली तो मुशावरत की लाहौर गए, उसमें बहुत सी फिर क्या सराहियाँ थी, क्योंकि कल खान साहब ने अपने एक इंटरव्यू में कहा था कि हमने तय किया है कि हम आपस में मुशावरत करेंगे, अगरचे आइन में नहीं है, वो उनके पार्टी के चेयरमैन, साबका पार्टी के चेयरमैन थे, सदर तो ए पॉलिटिकल ऑफिस है, लेकिन शाम को फिर सैनिटी प्रिवेल्ड और वो नोटिफिकेशन सामने आ गया है। क्या कहेंगे इन तकरीरों के हवाले से, और जो एक पॉलिटिकल कॉन्टेक्स्ट था वो कितना इंपॉर्टेंट था? बहुत सी 26 नवंबर की डेट तो बहुत से मुबस्सिरीन कह रहे थे कि खान साहब ने रखी इसलिए है कि नवंबर में तैनाती होती है। देखें, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, सबसे पहले तो जनरल आसिम मुनीर को और सैर शमशाद को हम दिल की अथाह गहराइयों से मुबारक देते हैं जी। क्योंकि हर सोल्जर या हर ऑफिसर जो फ़ौज में आता है तो उसकी एम्बिशन ये होती है कि वो टॉप स्लॉट में पहुँचे। और फ़ौज के अंदर चूँकि पैरामिड है और प्रमोशन नीचे से 5-6 लाख की फ़ौज है, करते कराते चीफ तो एक ने बनना होता है। तो ये बड़ी एक किस्मत, खुशकिस्मती भी होती है कि आपको मौका मिले कि उस फ़ौज की खिदमत कर सकें। ये कहने के बाद मैं ये कहूँगा कि ये जो तरक्कियाँ हुई हैं ना, इसमें 3 चीज़ें मैं नोट की हैं कि वो खुश आइंद थी। अच्छा, नंबर 1 कि वी वर लकी कि सीनियरिटी और मेरिट को इंसाइड किए, यानी ये ज़रूरी नहीं होता कि हर दफ़ा ये ऐसे हो, सीनियरिटी मेरिट सूटेबिलिटी, ये सीनियर मोस्ट भी और नंबर 2 भी ये उनका वो था कि ये कॉम्पिटेंट थे, ये सबसे आसान होता है। मुझे याद है जब मैं MS था प्राइम मिनिस्टर हाउस में, तो उस वक़्त जहांगीर करामत साहब का प्रमोशन होना था, तो वो सीनियर मोस्ट थे और सूटेबल थे, तो उनको चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ बनाया। अच्छा, वो सीनियर मोस्ट थे जनरल जहांगीर करामत साहब। जी। अच्छा, तो एक तो ये खुशाइंद थी। नंबर 2 बात खुशाइंद ये है कि जो हुकूमत है ये एक पार्टी की तो है नहीं, मुस्लिम लीग की नहीं है, ये कोलेशन गवर्नमेंट है, और कोलेशन का कंसेंसस इस बात के ऊपर लेना ज़रूरी था। तो इसलिए जो प्राइम मिनिस्टर ने लिया तो उसमें कोई तजाद नहीं था, सब ने ये कहा, बड़ी पार्टियों ने, PPP वगैरह ने भी, कि जो प्राइम मिनिस्टर का फैसला है वो हमारा फैसला है। ये भी खुशाइंद ओनरशिप थी, ये ओनरशिप थी और बात है। और तीसरी बात भी जो खुशकुन थी और जिसकी मैं अप्रिशिएट करता हूँ, वो प्रेसिडेंट का रोल है। अच्छा, मैं ये कहता हूँ कि आईब्रोज वर रेज्ड जब लाहौर गए। देखिए, आईब्रोज वर रेज्ड इन द सेंस कि जब इमरान खान साहब ने अनफॉर्चुनेटली इररिस्पॉन्सिबल बयान दिए कि उन्होंने कहा कि ऐसा चीफ बना रहे हैं जो हमें जो है आउट कराएगा और वो ये करेगा, तो दैट क्रिएट्स अ बैड टेस्ट। फौज का बंदा वर्दी में चीफ बनता है तो वो किसी पार्टी वार्टी नहीं, वो पाकिस्तान का और आइन का ख्याल करता है। तो उसके बावजूद whatever he went there, he consulted, whatever he did, but the point is कि एक दिन में नोटिफिकेशन हो गया, तो आई थिंक ये बात ठीक है। अभी हम ये आते हैं कि ये सोचा जाए कि अभी इन हालात में जो चीफ बने हैं आर्मी के, उनके सबसे बड़ी प्रायोरिटी क्या होगी? अच्छा, उसमें मैं ये सोचता हूँ कभी एज ए सोल्जर कि पिछले दिनों में बहुत बड़े बड़े अटैक हुए हैं अफवाज पाकिस्तान पे, लीडरशिप पे भी, और उनको पलूट करने की कोशिश की गई है। बहुत सा फॉरेन स्पॉन्सर्ड प्रोपेगेंडा था। कल कहा भी आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा साहब ने कि जिस तरह बेबुनियाद एक बयानिया बनाया गया, आर्मी को पॉलिटिसाइज करने की एक एंडेवर हुई है कि जी ये जो है ये नून के साथ है, ये तहरीक इंसाफ के साथ है, फैमिलियों के अंदर घुस के इधर उधर। तो मेरे ख्याल में पहली प्रायोरिटी चीफ की ये होनी चाहिए कि फौज को बिल्कुल यकजा हो के, यकजहती के साथ, आइन के मुताबिक, जो हमने कसम उठाई होती है कि पॉलिटिक्स में हमारे लिए सब पार्टियां बराबर हैं, हमारे लिए अपने पॉलिटिकल के जो फौज ने फैसला किया उस पे कारबंद रहना है। ये फैसला उनका नहीं है, ये आइन का फैसला है, ये पूरी कौम का फैसला है, ये कायदे-आज़म की डायरेक्शन है। 1948 में जब वो स्टाफ कॉलेज गए तो 1-2 क्वेश्चन ऐसे हुए जिसका ताल्लुक सियासत से था, तो उनका नहीं बचे, ये मत करो, ये आपका कप ऑफ टी नहीं है, आपको पॉलिसी बनाना हमारा काम है सिविल का, आप उस पर इम्प्लीमेंट करेंगे। ठीक है। तो मैं कहता हूँ कि पहली बात तो यह है कि फौज के अंदर एक यकजहती
और वो एक स्ट्रेंथ जो अल्लाह के करम से है, फौज हमारी सेकंड टू नन है। बट आई टेल यू कि ये जो प्रोपेगेंडा बाहर से होके लिख के बहुत कुछ ट्रेंड्स कहा चलाए गया, जो गए, हाँ। बहुत के गद्दार ये वो, और फिर फौज में पोलराइजेशन, अगर आगे पीछे ये बातें हो रही है तो ये उनको ठीक कर रहा है। ओके, ये नंबर टू, नंबर वन ये हो गया, ये नंबर वन। नंबर टू ये है कि मुल्क के अंदर अगर सियासी डेडलॉक होगा तो इकोनॉमी भी सफर करेगी, डिफेंस भी सफर करेगा, फॉरेन पॉलिसी भी सफर करेगी, एंड अल्टीमेटली नेशनल सिक्योरिटी सफर करेगी। तो इस डेडलॉक को सिर्फ वही लोग खत्म कर सकते हैं, आल्दो अफवाज पाकिस्तान का ये रोल नहीं है। मैं वही कहना चाह रहा था, वो तो रोल ही नहीं है नहीं, उनका। रोल नहीं है, लेकिन ये रोल है पॉलिटिकल पार्टियों Yes. का, खुद के पार्लियामेंट में बैठे एक दूसरे, दैट वुड बी बेस्ट। लेकिन अगर पॉलिटिकल, देखिए ताली दोनों हाथों से बजती है, ठीक है। अगर पॉलिटिकल पार्टीज का डेडलॉक आ जाए और वो ये कहें कि मैं तो इनसे हाथ नहीं मिलाना, इनके हैंडलर से मैं मिलूंगा, या ये तो शूदर हैं, ये तो डाकू हैं, ये चोर हैं, फिर क्या रोल होना चाहिए? शॉर्ट ऑफ पर्सनल, तो इसमें फिर क्या होना चाहिए? तो मैं ये कहता हूं कि अगर आर्मी की लीडरशिप नॉन कंट्रोवर्शियल है, जो अभी अल्लाह का करम है, देखे ना बाजवा साहब ने बहुत काम की है, बड़ी जो कुछ भी है, लेकिन जब नवाज शरीफ साहब की हुकूमत हटी तो इल्ज़ाम उधर गया कि जी ये जो आपका रिजल्ट ट्रांसमिशन सिस्टम डाउन हुआ, जिसका उन्होंने खुद भी जिक्र किया। देखे ना वो उन्होंने तो उस पर राय में किया, बात लंबी हो रही, मैं जानूंगा जनरल रजा से, लेकिन जनरल आर्मी चीफ ने तो उस पर राय में किया कि आरटीएस का बहाना बनाकर जो है वो हारने वाले जो है वो सिलेक्टेड कह रहे थे। उनकी मर्जी, उन्होंने तो ये कहा, उन्होंने तो जो कहा, उन्होंने कहा आरटीएस का बहाना बना के सिलेक्टेड का नाम लेकिन दिया गया। आरटीएस का डाउन होना और उस वक्त जिस तरीके से प्राइम मिनिस्टर विद यक जुम्बिश कलम हटा, फिर प्राइम मिनिस्टरशिप से गया, फिर सदारत से गया, फिर मुल्क बदर भी हो गया, फिर सारी चीज़ें, जेल में भी चला गया, ये चीज़ें जो है आइन की खिलाफ वर्जी में आती थी, जिसका बाजवा साहब जिक्र कर रहे थे कि माजी में ये होता रहा। लेकिन अभी ये जो बाद में हुआ, ये जो इम्पोर्टेड हुकूमत का बलिदान, इसकी तो कोई बेस नहीं है ना। ठीक है, इसका तो आप समझते हैं कि तो इस पे जो नई लीडरशिप है उसके अहदाफ में ये भी शामिल है कि अगर पॉलिटिकल डेडलॉक है, इस इम्पास को खत्म करना, ये करना जरूरी है, क्योंकि आगे वो चल नहीं सकते। ठीक है ना। मैं सर अगर आपकी इजाजत जनरल रजा साहब को भी करके इसके बाद मैं आपके पास आऊंगा कि ठीक है, आर्मी के अंदर क्या करना अंदर, है। हाँ मैं चाहूंगा जनरल रजा साहब, सर योर टेक, आपने सारी गुफ्तगू सुन रहे हैं सर, आई डोंट वांट टू पुट अनदर क्वेश्चन, प्लीज आप अपना एनालिसिस दीजिएगा। जी बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। देखिए जनरल कयूम ने जो कुछ कहा मैं बिल्कुल उसकी तायीद करता हूँ, और आज का दिन मेरे ख्याल में ना सिर्फ अफवाज पाकिस्तान के लिए बल्कि पूरी पाकिस्तानी कौम के लिए खुशी और इत्मीनान का बाइस बनी है, इसलिए कि जो भी डिसीजन आज हुआ है मेरे ख्याल में एक पॉलिटिकल कंसेंसस अक्रॉस द पॉलिटिकल डिवाइड हुआ है, और ये एक बहुत ही अच्छी बिगिनिंग है। अच्छा, सारे जो डिसीजन हुए हैं बिल्कुल आईन पाकिस्तान के मुताबिक हुए हैं, मुनासिब वक्त के ऊपर हुए हैं, और जिस तरह जनरल कयूम ने कहा कि मेरिट, सीनियरिटी, सूटेबिलिटी, एक्सपीरियंस के कॉम्बिनेशन को देखते हुए ये सारे डिसीजन हुए हैं। और जो फौज का किरदार है ऑब्वियसली पहले भी वो एक पॉलिटिकल किरदार रहा है और इंशाल्लाह आइंदा भी रहेगा। और फौज के जो भी फैसले होते हैं, मैं सर्विसेज चीफ की बात कर रहा हूँ, वो एक फर्द का फैसला नहीं होता जी, वो एक कंसेंसस डिसीजन होता है। फौज पाकिस्तान की सीनियर लीडरशिप को बिठा के एक वेल कंसिडर्ड जो है जब ओपिनियन बन जाती है तो वो हुकूमत पाकिस्तान को ओपिनियन दी जाती है, चाहे वो किसी भी मौजू के ऊपर हो। और मेरे ख्याल में अफवाज के अंदर ये एक डेमोक्रेटिक प्रोसेस है, और जितनी डेमोक्रेसी शायद अफवाज पाकिस्तान में है वो मेरे ख्याल में काबिल कदर है। ठीक। अच्छा, फिर ये है कि जो अफवाज पाकिस्तान में जो तरक्की और प्रमोशन का सिस्टम है दैट इज वन ऑफ द बेस्ट इन द वर्ल्ड, और वो कई मराहल से गुजरते हुए वो एक सीनियर लीडरशिप की रैंक्स के ऊपर वो पहुंचते हैं। उसमें उनकी एनुअल कॉन्फिडेंशियल रिपोर्ट्स होती है, उनकी ट्रेनिंग्स होती है, अंदरूनी बैरूनी ट्रेनिंग्स होती है, की फील्ड की एक्सपीरियंस देखी जाती है, कमांड रिपोर्ट्स देखी जाती है, उनकी रेपुटेशन देखी जाती है। तो और उसके बाद देखें कोई 30-40 साल के बाद
ये उनको मौका मिलता है कि वो इस तरह के पोजीशन के ऊपर जाएं। तो जब इस तरह के पोजीशन के ऊपर वो जाते हैं तो उनको जो पाकिस्तान के मफादात हैं या जो आईन पाकिस्तान है वो उनको दिलो जान से ज़्यादा अजीज होते हैं। और उसी को जो है आगे चलाने के लिए वो जाते हैं। ठीक है। वो किसी सियासी पार्टी के जो है उनकी लॉयल्टी उनके साथ नहीं होती। हाँ, जो भी हुकूमत वक्त होती है वो उनके लीगल इकदाम की हमेशा से वो सपोर्ट करते रहे हैं, उनको फैसिलिटेट करते रहे हैं और आइंदा भी मेरे ख्याल में वो करते रहेंगे। Fair enough. और उम्मीद है कि अभी ये जो कंट्रोवर्सीज थी वो खत्म हो जाएंगी और पॉलिटिकल पार्टीज इन पर्टिकुलर वो अपने अपने मैनिफेस्टोस को दोबारा सामने लाएंगे कि अगर उन्होंने नेक्स्ट इलेक्शन लड़ना है, जब भी वो इलेक्शन आता है, तो जो वादे उन्होंने किए हैं अवाम के साथ या जो नए वादे हैं वो उनको कैसे पूरा करेंगे। तमाम मैनिफेस्टो अगर आप निकालते हैं तो उसमें बहुत सारी चीज़ों का जिक्र है। उसमें जो है सेहत का, तालीम का, रिहाइश का और गुर्बत के खात्मे का, ये चीज़ें हैं। तो मेरे ख्याल में अभी इसके ऊपर डिस्कशन होने की ज़रूरत है, मीडिया में भी और जनरली भी। ओके सर, मैं रजा रूबी साहब सर आपसे जानना चाहूँगा, अहदाफ की भी बात हो रही है, आप अपने इस पर राय दीजिएगा और जो आप कमेंट करना चाहें। जो पिछले 2-3 माह से तमाम चीज़ें चल रही थी और इससे बहुत जुड़ी हुई सियासत थी और बहुत से मुबस्सिरीन की राय में थी कि ये जो सारी सियासत है वो अहम तैनाती के हवाले से हो रही है, स्पेशली जो प्रेशर पॉलिटिक्स थी, खान साहब की लॉन्ग मार्च देखिए अभी तक नहीं पहुंच पाई और कब से शुरू हुई हुई है, 26 को पहुंचेगी, पिंडी की कॉल है। जनरल क्यूम साहब की आपने बात सुनी, उन्होंने कहा एक तो ये जो फौज के खिलाफ एक सोशल मीडिया पे कैंपेन चली हुई थी और जैसे कल यौम शोहदा और दिफा से तकरीब से खिताब करते हुए जनरल आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा साहब ने कहा है कि एक बयानिया घड़ा गया और फिर उससे राय फरार इख्तियार की गई, उसमें फौज पे बहुत सी इल्ज़ामात लगाए गए लेकिन फौज जवाब दे सकती थी लेकिन नहीं दिया गया। साथ में उन्होंने कहा कि ये जो पॉलिटिकल इम्पास है इसमें अगर डेडलॉक हो और फरीकैन आपस में बातचीत ना करे, बिलखसूस एक फरीक, तो फिर उस पर किरदार नई लीडरशिप को अदा करना होगा एज पर जनरल क्यूम साहब। आप क्या कहेंगे रजा रूमी साहब? जी शुक्रिया अनवार। देखिए सबसे पहले तो मैं बिल्कुल इत्तेफाक करता हूं जो बातें कही हैं दोनों आपके मोअज़्ज़िज़ जो गेस्ट हैं, मगर आपने जिक्र किया कि अभी हालिया दिनों या महीनों में ये तो देखिए इस तैनाती के ऊपर सियासत या जो मुल्क में पावर स्ट्रगल है वो बड़ी देर से जो है वो रूनुमा हो रही थी। अनफॉर्चुनेटली बात है इस अहम ओहदे को इतना पोलिटिसाइज करना और इसकी बुनियाद के ऊपर जो है सियासत खेलना, मैं समझता हूँ जुल्म है पाकिस्तान के साथ, पाकिस्तानियों के साथ, पाकिस्तानी रियासत के साथ। ये एक रूटीन की अपॉइंटमेंट है। दुनिया में आपने देखा किसी और मुल्क में ऐसे होता है कि वहाँ पर किसी आर्मी चीफ ने लगना होता है तो वहाँ धरने, जुलूस, लॉन्ग मार्चें और सोशल मीडिया पे कैंपेन्स और ये और वो, फलाना उसका आदमी है, फलाना इसका आदमी है। तारीख उसके बिल्कुल बरक्स है। यहाँ पे बिल्कुल कहा गया कि आर्मी चीफ का जो रोल होता है वो सबसे पहले तो उनकी वाबस्तगी और उनकी वफादारी जो है वो पाकिस्तान और पाकिस्तान के आइन से होती है। किसी भी सियासी रहनुमा को, सियासी पार्टी को, सियासी गिरोह को ये अज्यूम नहीं करना चाहिए और अगर वो ये करते हैं बार बार तो वो गलती करते हैं, माजी से सीखते नहीं है कि वो किसी भी पॉलिटिकल शख्सियत के या पॉलिटिकल पार्टी के वो नहीं बन सकते एलाए। ये उनका इदारा की जो अप्रोच है, ये उनके इदारे की जो तारीख है, उसका जो कल्चर है इंस्टीट्यूशनल, ये उसके खिलाफ है जी। और उसकी बुनियाद पे इस कदर गलत किस्म की सियासत खेली गई आज मैं समझता हूँ आज शाम तक कि जिस तरह से आपने देखा सदर साहब पहुंच गए इमरान खान के पास, भाई वो क्या करने गए उनके पास, किस कैपेसिटी में इमरान खान से मशावरत के लिए वो गए थे? क्या इमरान खान साहब पार्लियामेंट में नहीं है? नंबर एक, इमरान खान साहब तो इस सिस्टम का इस फिलहाल हिस्सा ही नहीं है। वो कह रहे मैं पार्टी का चेयरमैन हूँ, रजा साहब उन्होंने कहा मैं पार्टी का चेयरमैन हूँ और हमने आपस में राब्ता था। तो आप मुझे बताइए कि आईने पाकिस्तान, आर्मी एक्ट, कहीं और किसी और रूल्स ऑफ बिजनेस, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के रूल्स ऑफ बिजनेस में कहाँ लिखा है कि कोई एक सदर जो होगा वो अपने पार्टी चेयरमैन के पास जाएगा? बहुत ही इंतहाई जिसे कहते हैं ना अफसोसनाक मनाजिर है। नॉर्मलाइज हो गई हैं ये बातें कि इस अहम मुद्दे के उनके पास आए, वो आइन के मुताबिक काम करें। सदर तो वैसे भी अब पाबंद है। 18वीं तरमीम के बाद जो कुछ काबीना ने
वजीर आजम ने भेज दिया, सदर ने उसके ऊपर एक तौसीक करनी है, एक फॉर्मल असेंट देनी है वफाक के नुमाइंदे के तौर पे, दैट्स इट, बात खत्म। तो नंबर एक। नंबर दो बात यह है कि जहां तक तैनातियों का ताल्लुक है, मैं समझता हूं कि बहुत अच्छी रिवायत है कि सीनियर मोस्ट और उसके बाद जो 2 सीनियर लोग हैं वो यहाँ पर पहुंचे हैं। बिल्कुल रूल ऑफ सीनियरिटी बड़ा मैटर करता है। देखिए, मैं तो खुद सिविल सर्विस में रहा हूँ एक ज़माने में, और अगर आप मिलिट्री में भी सीनियरिटी बहुत मैटर करती है। ये माजी में जो एक्सपेरिमेंट्स, ठीक है, वज़ीर आज़म का इस्तेकाक होता है, मैं वो ये नहीं कह रहा कि नहीं होना चाहिए, लेकिन सीनियरिटी के रूल को बाईपास करना या उसको वायलेट करना विदाउट एनी सॉलिड रीजन वो अच्छी चीज नहीं होती। ये इदारे के लिए अच्छी चीज है। और तीसरी ये बात है कि भाई ये इस मुल्क को इस हिजानी कैफियत से अब निकालना चाहिए। जनरल बाजवा की तकरीर का आपने हवाला दिया, जनरल बाजवा साहब ने अब उसकी जो पॉलिसी की डायरेक्शन को सेट किया, जाहिर बात है वो इंडिविजुअली तो नहीं कर रहे, उनके साथ टॉप कमांडर्स जो हैं वो भी उसका हिस्सा है, उस पॉलिसी को वो आगे बढ़ा रहे हैं। हम यही तवक्को करते हैं कि ये जो 2 नई शख्सियात की अपॉइंटमेंट हुई है, 2-3 दिन के बाद वो अपने ओहदे संभाल लेंगे, वो अब इस पॉलिसी के ऊपर कारबंद भी रहे, इसको मुकम्मल तौर पे इम्प्लीमेंट करवाएं। अगर हुकूमतें, चाहे ये मुस्लिम लीग नून हो, पीपीपी हो, पीटीआई हो, कोई XYZ हो, वो उनको बिल्कुल जो है इससे बालातर होकर, इससे दूर होकर वो अपना काम करें। हाँ, जो आइन में है कि हुकूमत वक्त होती, जैसे अभी जनरल कयूम कह रहे थे, वो उसके ऊपर कारबंद रहे। लेकिन इस वक्त जो मुल्क में मैं समझता हूं कि जिस तरीके से आर्मी को और आर्मी चीफ्स को, आर्मी चीफ की पर्सन को अटैक किया गया है, मैंने तो अपनी जिंदगी में कोई ऐसी एग्जांपल नहीं देखी। लोग तनकीद करते हैं, हम तो खुद तनकीद करते रहे, हम तो कहते रहे भाई आर्मी की ये पॉलिसी ठीक नहीं है, फॉरेन पॉलिसी में ये कर दिया या वो कर दिया, या फलाना कर दिया, भुट्टो को फांसी दे दी जनरल जिया ने। लेकिन कभी ये वाली लैंग्वेज और ये वाली मतलब ये कि आप अपने मुल्क के आर्मी चीफ को गद्दार डिक्लेयर कर दें, मुझे आप ये बताइए कौन सा ऐसा मुल्क है जहां पे आपने ये सुना भी होगा। ठीक है, लातीनी अमेरिका में भी बड़ी तनाव होता है, वहां भी ऐसा काम नहीं होता। जो या और ममालिक की एग्जांपल देख लीजिए, ये यहाँ पे बड़ी गलत प्रेसिडेंट सेट हुआ है, और इसको फिक्स करना जो है अब ये हमारे सियासतदानों का भी काम है। मैं समझता हूँ एस्टेब्लिशमेंट का भी खुद इसमें एक रोल बनता है, और ये बार बार इस चीज की याद दहानी करवाएं। जैसे जनरल बाजवा ने जो तकरीर की है, मैं समझता हूँ कि आर्मी के हर फोरम से, खुसूसन ISPR से इसकी याद दहानी होनी चाहिए। और कुछ लेसन लर्निंग का भी टाइम है। पिछले 6 साल का जो तजुर्बात हुए हैं पाकिस्तान में, सियासी और गैर सियासी दोनों तजुर्बात, अब उनसे स्टेप बैक करने की जरूरत है, उनको अनडू करने की जरूरत है। अनडू करने, वो तो उन्होंने रजा कहा ना कि फौज में तो कैथारसिस का अमल शुरू हो गया है, जनरल बाजवा साहब ने कहा। अब सियासी जमातों को भी चाहिए कि वो अपने रवैयों में तब्दीली लेकर आएं। तो जनरल कयूम साहब, चूंकि आपका ताल्लुक मुस्लिम लीग नवाज से भी है, तो आप समझते हैं जो ये कैथारसिस की बात की उन्होंने, तो अब सियासी जमातों को रवैयों में भी तब्दीली लानी चाहिए। और ये जो हिजानी कैफियत की बात हो रही है, इन नई तकरीरों से हिजानी कैफियत में कमी वाकया होगी, आप समझते हैं? जी देखें, आई थिंक कि चूँकि मेन बोन ऑफ कंटेंशन पिछले बड़े अरसे से तो यही थी ना, तहरीक इंसाफ अनफॉर्चुनेटली इसी चीज़ को तो वो लेके आगे चले, और इसके ऊपर फिर वो उन्होंने ढकी छुपी भी नहीं रही। उन्होंने कहा रोक अगर नहीं भी निकाला था तो रोक तो लेते। हाँ, आप लोगों का हुकूमत देने से। खान साहब ने तो ये भी कहा, उन्होंने तो कहा हक और बातिल की जंग है जी। आप सोचे ना कि ये फिक्री तो वो तो 26 को आ रहे हैं ना, रूमी साहब ठीक कहते हैं, बट ही इज कमिंग ऑन 26 परसों। वो आएंगे तो क्या होगा, मेरा मतलब है बन रही है पाकिस्तान में। ऐसे कभी नहीं हो सकता कि आप जल से जुलूस से या उससे आके तो आप हुकूमत को बदलें, ये भी फेल होगा, क्योंकि ये तो 4 नवंबर को आना था, ये तो यहाँ तक बात पहुँच गई। तो अभी देखें, मैं ये समझता हूँ कि चीफ जो है ना नए और नई लीडरशिप, वो अभी करेंगे क्या। देखिए, सबसे पहले तो वो ब्रीफिंग्स लेंगे CGS से, DMO, DGMO, DGI साइड टू एब्रेस्ट देमसेल्व्स। आल्दो वो अभी QMG हैं, प्रिंसिपल ऑफिसर हैं, और वो पहले DGMI भी रहे हैं, DGI भी रहे हैं, लेकिन चेंजेस बहुत आ जाती हैं, परसेप्शंस बदलती हैं, थ्रेट की प्रोफाइल बदल जाती है। तो पहली बात तो यह कि वो एब्रेस्ट करेंगे अपने आप को कि सिचुएशन क्या है। इसके बाद फौरी तौर के ऊपर अपनी आर्मी के डॉक्ट्रिन्स क्या हैं, उनको कैसे चलाना है, आगे क्या करना है,
ट्रेनिंग की क्या बात है, कम्बैट वर्दीनेस को कैसे बढ़ाना है, जी। और ये जो इन्फिल्ट्रेशन हो के टेररिज्म आ रहा है दोबारा, ये जो अफरीत जिससे है। हमारे फौजियों की बहुत सी वैल्यूएबल लाइव्स लूज हो रही हैं, ये जो है ये तो नहीं एक्सेप्टेबल हमें किसी तरीके से, और किसी भी आर्मी कमांडर को नहीं एक्सेप्टेबल होनी चाहिए। इसकी वजूहत क्या हैं, इसको हमने रोकना कैसे है, और फिर आर्मी के अंदर क्रिटिकल डेफिशिएंसीज क्या हैं, इम्बैलेंसेस क्या हैं, बहुत कुछ होता है। बहुत बड़ी फौज है हम, और बहुत स्ट्रेच्ड हैं। ईस्टर्न बॉर्डर, वेस्टर्न बॉर्डर, फ्लड अफेक्टेड एरियाज, मुल्क के अंदर ये वो हर जगह के ऊपर ड्यूटी है ना आपकी, तो आपको उसको कंसोलिडेट करना होगा। देन रीजनल सिचुएशन पे भी चीफ का कंसर्न बनता है, उनको इंटेलिजेंस हेड्स अफगानिस्तान के, ईरान के, इनके साथ भी कोऑर्डिनेट करना होगा कि ये बॉर्डर के ऊपर जो इन्फिल्ट्रेशन हो रही है इन लोगों की, जिसमें फिफ्थ कॉलमिस्ट भी हैं, ड्रग ट्रैफिकर्स भी हैं, ये वो मुल्क को ख़त्म करते हैं, उनके साथ करना है। फिर इंटरनेशनल लेवल के ऊपर मतलब है कि अपनी फ़ौज की ट्रेनिंग के लिए बहुत से मुआहदे होते हैं। हमारे लोग अमेरिका में जाते हैं, वहाँ से मिलिट्री ट्रेनिंग एजुकेशन, उनके लोग हमारे स्टाफ कॉलेज में और NDU में आते हैं, यूरोपियन यूनियन के लोग आते हैं, ये हमारे वहाँ जाते हैं। तो मतलब है बैनुल अक़वामी सतह पे फिर मेन डिफेंस प्रोडक्शन की कोऑर्डिनेशन बहुत ज़्यादा करनी पड़ेगी। आपका चाइना के साथ बहुत बड़ा स्ट्रेटेजिक अंडरस्टैंडिंग है, JF-17 थंडर, अल खालद, आपके बहुत से सब मरीने, और ये वो हो रहा है। ये एक आस्पेक्ट भी है जिसमें हम चाहते हैं खुद कफालत की तरफ जाएं। हम कहते हैं कि ये सिविल मिलिट्री जॉइंट वेंचर्स की तरफ जाएं, ग्रेजुअली प्राइवेटाइज इन चीज़ों को करें। ये एक आस्पेक्ट है, ये उनके प्रोफेशनल कमिटमेंट्स हैं। और सबसे बढ़ के ये जो अभी हाइब्रिड वॉर, साइबर अटैक्स जो हैं, ये आई टेल यू कि माइंड बॉगलिंग है। आपको यू हैव टू बी एक्स्ट्रा केयरफुल, प्रोएक्टिव टू एंश्योर कि ये जो दुनिया बहुत आगे जा रही है, अभी डिजिटलाइज्ड बैटलफील्ड है, उसके अंदर हमें देखना होगा कि हमें क्या करना है। इंडिया क्या कर रहा है, उसकी कैपेबिलिटीज क्या हैं। पिछले दिनों उनके जनरल एक बयान जो दिया इतना ही खतरनाक है, जो आज़ाद कश्मीर है, अगर हमें इंडियन आर्मी चीफ इजाजत दे तो पाकिस्तान की जो हालत है हम ले सकते हैं। उनकी गीदड़ भभकियां हैं, अच्छा, वो 1 इंच अंदर नहीं आ सकते। दिस इज नॉट ईस्ट पाकिस्तान जो 1000 किलोमीटर हमसे दूर है, और एक तरफ समुंदर है, बे ऑफ बंगाल, और बाकी तीनों तरफ आर्मी चीफ ने कहा कि वो फौजी शिकस्त थी, सियासी शिकस्त थी। वही ना, तो वो दैट इज वाई देन आके उधर वो उनको करना पड़ा। यहाँ तो अगर वो कर सकते तो अभी करते ना करते। जनरल रजा सर, आप इस पे क्या कहेंगे? जो गुफ्तगू रजा साहब ने भी की, मैं चाहूंगा कि आपके हम नाम है रजा रूमी साहब और जनरल रजा साहब, तो सर क्या कहेंगे इस हवाले से? दूसरा, पॉलिटिकल इम्पास अगर होता है, ये जो इस वक्त सियासी हलचल है, फौज ने तो फैसला कर लिया है बहसीत इदारा कि हम गैर सियासी रहेंगे, तो उसमें क्या कोई ऐसा मौका आएगा? क्योंकि इमरान खान साहब जो हैं वो कहते हैं मैं तो उनसे ही बात करूंगा जिनके पास पावर है, और एवरीबॉडी नोज इन पाकिस्तान के एस्टैब्लिशमेंट का एक रोल रहा है माजी के पर्सपेक्टिव से। ज़रूरत है, हमारे यहाँ मिलिट्री इंटरवेंशंस भी हुई हैं, आर्मी चीफ जो हैं वो इसी सीट के एवज जो है उन्होंने हुक्मरानी भी की है। जनरल परवेज़ मुशर्रफ हैं, जनरल ज़ियाउल हक हैं, फील्ड मार्शल अयूब खान हैं, जनरल याहिया खान हैं। तो कैसे फिर मामलात को आगे बढ़ाया जाएगा? इस पर कोई किरदार देख रहे हैं आप? क्योंकि पड़ाव तो पिंडी में है, परसों 26 को इमरान खान साहब का पिंडी उन्होंने चुना था, नॉर्थ इस्लामाबाद। देखिए, मेरे ख्याल में हमारे जितने भी सियासी कायदीन हैं, उनको जो पॉलिटिक्स ऑफ कॉन्फ्रंटेशन को रिजेक्ट करना चाहिए, अच्छा, और पॉलिटिक्स ऑफ कॉम्प्रोमाइज को अपनाना चाहिए। ये मेरे ख्याल में पाकिस्तान के मफाद में भी है और डेमोक्रेसी के मफाद में भी है, और ये जो पॉलिटिशियंस हैं उनके लिए भी ये फ़ायदेमंद बात है। दूसरी बात ये है कि जो फौज का इमेज जो है पिछले चंद महीनों में जो ख़राब हुआ है, उसमें जाहिर बात है कि जो हमारे पॉलिटिशियंस हैं उनका भी हिस्सा है। कुछ जो 5G वॉरफेयर है, वो जो बाहर से हमारे ऊपर ला दी गई है, उसकी कॉम्बिनेशन भी है। तो ये जो फौज का इमेज है, वो मेरे ख्याल में उसको दुरुस्त करने की ज़रूरत है, और उसमें जो डिफेमेशन लॉज है उनको मजबूत बनाना पड़ेगा। और जब तक वो मजबूत नहीं होते तो इस तरह की इल्ज़ामात मेरे ख्याल में वो आइंदा भी लगते रहेंगे। साथ साथ जो सेडिशन लॉज हैं, कोर्ट्स को मेरे ख्याल में अगर कोई सेडिशन की एफर्ट भी होती है, यानी फौज को तकसीम करने की एफर्ट होती है,
या फौज को आवाम से दूर करने की एफर्ट होती है, जी जी उसको मेरे ख्याल में बड़ा सीरियसली लेना चाहिए। और उसकी जो भी कानूनी और आईनी सजाएं हैं या जो उसके आउटकम्स हैं, उसको मेरे ख्याल में इम्प्लीमेंट ज़रूर करना चाहिए। डिफेंस ऑफ डिजिटल डोमेन जो है वो आई थिंक उसको इतनी अहमियत देनी चाहिए जितनी हमारी ट्रेडिशनल डिफेंसेस को देते हैं या न्यूक्लियर डिफेंसेस को देते हैं, जी जी बिकॉज ये एक इंफॉर्मेशन एज है और उसमें उसकी बहुत ही इम्पोर्टेंस है। तो मेरे ख्याल में अगर तमाम पार्टियां पाकिस्तानी मफाद को अपने जो सियासी मफाद हैं या ज़ाती मफाद है उसको अगर ऊपर रखेंगे तो उम्मीद करते हैं कि इंशाल्लाह आइंदा पाकिस्तान में जो इंस्टेबिलिटी है, चाहे वो इंटरनल इंस्टेबिलिटी है या इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स हैं, तो वो मेरे ख्याल में उसके ऊपर हम काबू पा लेंगे। ठीक। और उसमें जो आर्म फोर्सेस ऑफ पाकिस्तान है उनका भी एक बड़ा पॉजिटिव रोल है। और अगर गवर्नमेंट उनसे राय पूछती है, उनकी एडवाइस पूछती है, तो सारी दुनिया में होता है, ठीक है वो बड़ी कंसिडर्ड जो है उनको ओपिनियन और एडवाइस देंगी और बड़ी सिंसियर एडवाइस देंगी। और जब पॉलिटिकल लीडरशिप और आर्म फोर्सेस एक पेज के ऊपर होंगे तो मेरे ख्याल में जो इंटरनल कोहिशन है हमारी वो इंशाल्लाह जरूर बेहतर होगी और पहले से बहुत बेहतर होगी और मुल्क जो है अमन अमान और तरक्की की तरफ जाएगा। सर, वन पेज की बात बड़ी हम सुनते हैं, वैसे बाज़गश्त होती है, लेकिन रजा यू वांट टू ऐड समथिंग, आप अपना जी बताइएगा। मैं ऐड जो है ना नहीं करना चाह रहा। मैं आपके दोनों जो मोअज़्ज़िज़ मेहमान हैं उनकी मौजूदगी का फ़ायदा उठाते हुए उनसे ये भी बात करना चाहता हूँ कि वो उन्होंने ये इंफॉर्मेशन वॉर वगैरह की बात की, लेकिन कुछ हमने ये भी देखा है पिछले चंद महीनों में कि कुछ रिटायर्ड जो सर्विसमैन हैं उनके भी जो बयानात, मसलन ये फॉरेन कंस्पिरेसी का जो बयानिया था उसमें वो भी शामिल हुए रहे हैं मुख्तलिफ ओहदों के ऊपर से जो रिटायर हुए हैं। तो मैं ये भी चाहूंगा कि आप दोनों, मैं क्यूरियस हूँ इस मामले में कि इसको इंस्टीट्यूशन कैसे हैंडल कर सकता है। देखिए ना, ये जो इम्पोर्टेड हुकूमत और अमरीकी साजिश और ये सारी चीज़ें जो होती रही हैं, इसके ऊपर भी तो कुछ इदारे ने कुछ मेरे ख्याल से किया भी था, कुछ लोगों को तंबीह वगैरह भी की थी, लेकिन इसको भी ठीक करना क्या नए चीफ और नए इस लीडरशिप की जिम्मेदारी नहीं होगी? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जनरल साहब, देखिए जो रजा ने उठाया, ये बड़ा इम्पॉर्टेंट है। देखिए हमारे जो हम लोग जो रिटायर्ड आर्मी के लोग हैं ना, हमारी एसोसिएशंस बननी होती हैं कुछ ना, एक्स सर्विसमैन, और उसका मुद्दा आर्मी के लोगों की वेलफेयर ही होता है और ये अपॉलिटिकल होती हैं, ये कभी भी नहीं। और दूसरे ये जो हमें मेडल शेडल मिलते हैं सर्विस में, ये भी हम नेशनल डेज पे लगा सकते हैं, वहाँ इजाज़त होती है। ये नहीं कि आप प्रेस क्लब में भी लगा के तो इधर आ गए। तो आई थिंक इसकी भी, आई एम श्योर GHQ ने इसके ऊपर बड़ा सीरियस एक्शन भी लिया है, बहुत से लोगों को जवाबदेही करनी पड़ी है, बट दिस वाज अनफॉर्चुनेट। देखिए आप पार्टियों के लेवल तक ना गिरे, अगर आपने ये करना है तो आप पार्टियों में शामिल हो जाए। देखिए ना, यू कैन कंटेस्ट इलेक्शंस, यू कैन कम हियर एंड देन यू आर ओपन। फिर आपका रिकॉर्ड ऑफ जो टोटल आपके वेल्थ स्टेट, आपका इनकम टैक्स, आपकी अपनी एवरीथिंग ऑन दी वेबसाइट एंड यू आर आंसरेबल, और कोई भी बंदा आपके गिरबान से पकड़ सकता है। आप ये नहीं कर सकते कि ये वो, और ये रजा का पॉइंट बड़ा वैलिड है कि इन चीज़ों को भी हमें रूल्स रेगुलेशन ऐसे बनाने चाहिए कि हमारे पैरामीटर्स क्या हैं। अगर सियासत का शौक है, मोस्ट वेलकम, जॉइन एनी पार्टी एंड कम देयर। कई लोगों के अपनी औलादें वो उधर उस पार्टी में थी तहरीक इंसाफ में, और इधर वो आके तो वो आर्मी को रिप्रेजेंट करने की कोशिश करते रहे, विच इज़ अनफेयर, और ये नहीं होना चाहिए। और सिमिलरली अफवाज पाकिस्तान के अंदर भी हमें कभी इनकरेज नहीं करनी चाहिए सीनियर लोग जो हैं। हम देखिए, फ़ौज जो है वो किसी एक जमात की नहीं है, वो पाकिस्तान की फ़ौज है। ये जो हम वन पेज की बात भी करते हैं ना, देखिए फ़ौज सब सर्वियंट है हुकूमत की, और पेज एक है और वो है आइन का पेज, और कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर जो आपकी हदूदों का यूद है उसके ऊपर हम हैं। हम ना किसी पार्टी को उठा के ऊपर लेने के पाबंद है, ना किसी को नीचे। माजी में हम गलतियां करते रहे ना, कल बाजवा साहब ने कहा, आपने देखा IGI बनाई, आपने पता नहीं क्या कुछ किया, मार्शल लॉ लगे, ये सारा अनडिजायरेबल था ना, जिससे मुल्क पीछे गया, आगे तो नहीं गया। तो आइंदा अगर हम ये मुसम्मम इरादा करते हैं, एंड आई कैन अश्योर यू कि जो लोग आसिम मुनीर को जानते हैं और वो जानते हैं, दे नो कि दे आर डाउन टू अर्थ, डाउन टू द कोर सोल्जर्स हैं,
और ये आगे जाएंगे। एंड आई एम As straight श्योर as an arrow, कहते हैं। एंड आई एम श्योर कि पूरे इनके जो कुलीग्स कॉमरेड्स आर्मी के, हमारा वकार अफवाज पाकिस्तान का इसी में है कि वो अपोजिशन की भी फौज है, हुकूमत की भी फौज है, मीडिया की भी है, पब्लिक की भी है, और उनकी ताकत हथियार नहीं है, उनकी ताकत अवाम की उमंगें और अवाम की सपोर्ट वेल है। सेड। रजा, आपको जवाब जो मिला इस हवाले से आपकी क्या राय है? जनरल कयूम बहुत साहब, अच्छी बात है। मैं यही चाहता था कि मैं जनरल साहब से भी सुनूं कि जो मिस रिप्रेजेंट करते हैं अपने आप को एज तर्जुमान ऑफ द इंस्टीट्यूशन, उनका भी कुछ मुहासबा होना चाहिए। और बिल्कुल मैं उम्मीद करता हूं कि नई प्रोफेशनल लीडरशिप जो है वो इसके ऊपर देखेगी, क्योंकि पिछले 6-7 महीने से, 1 साल से जो कुछ हो रहा है उसमें बहुत सारी चीजें हैं जो कि मेरे ख्याल से स्टॉक टेकिंग की जरूरत है सभी फरीकैन को, आर्मी को भी और पॉलिटिशियंस को भी, मीडिया को भी। मीडिया में भी जिस तरह से इस चीज को पोलिटिसाइज किया गया है और जिस तरह से पेश किया गया है, ये देखिए ना, जब ये मामला शुरू हुआ जनरल बाजवा साहब के खिलाफ हमलों का, मार्च अप्रैल की बात है, तो उसमें मेन स्ट्रीम मीडिया, प्राइवेट चैनल्स का बड़ा हिस्सा था। वो उन्होंने उस बयानी को इतना उठाया, इतना उछाला और इतना पोलिटिसाइज किया गया कि मैं समझता हूं कि अगर कोई रोल था भी तो वो मतलब उसको बढ़ा चढ़ा के ऐसे आसमान पर उठाया गया कि उससे लोगों में जो है एक शकूक और शुबहात पैदा हुए। जी। और मैं खुद ये देख रहा हूँ, देखिए हम भी माजी में हमें तो ये कहते रहे ना कि जी आप जो है प्रोग्रेसिव लोग या लिबरल लोग, आप बड़े एंटी आर्मी होते हैं, आप एंटी जर्नलिज्म। बिल्कुल भी नहीं। हम ये कहते हैं कि पाकिस्तान का आइन के मुताबिक सारे लोग काम करें, दायरा कार में, तो मसला ही नहीं होगा, हम तो उसकी बात करते हैं। लेकिन यहाँ पे तो ये बात कही गई ना, ये जो साजिशी थियरियां और मगरबी साजिश के आला कार बना के जिस तरह से पेश किया गया, बहुत तकलीफ दे बात थी। आप देखिए, मैं तो मुल्क से बाहर हूं और लोग इस तरह के सवालात यहाँ पे पूछते हैं कि क्या वाकई जो है ये एक कंस्पिरेसी हुई थी और उसमें लोकल जो कमांडर्स शामिल थे। मतलब इस तरह की, मुझे टीआरटी चैनल जो है उसके ऊपर 1-2 बार इंटरव्यू करते करते लोगों ने पूछा, अच्छा जी ये जनरल्स में कोई स्प्लिट है, कोई ऐसा है, तो मुझे तो समझ ही नहीं आई थी कि मैं उसमें क्या कहूँ, कहाँ से बातें आ रही हैं। सब कुछ सोशल मीडिया की कैंपेन से जाता है बाहर और वो इतना नेगेटिव इमेज पेंट करता है कि बाकी तो चीजें भूल जाएं। जी अनवार, सॉरी मैंने कहा ज्यादा नहीं, आपने अहम नुक्ता उठाया। जनरल रजा, इस पे सर आप कुछ कमेंट करना चाहेंगे? जो रजा उम्मीद का ये नुक्ता है, ये बड़ा अहम है मेरे ख्याल में। मौजूदा जो नई मिलिट्री लीडरशिप है उनके लिए वन ऑफ द चैलेंज होगा इन तमाम गलत तासुरात को जायल करना। देखिए, मेरे ख्याल में ये मेनली जो हमारी पॉलिटिकल लीडरशिप है, ये उनका रोल है। साथ साथ जिस तरह मैंने पहले अर्ज किया, जब तक के पाकिस्तान में इस तरह के हरकत के खिलाफ जो है मुअस्सर आइन नहीं बनते, लॉज नहीं बनते, इंक्लूडिंग क्रिमिनल लॉज, तो ये चीज़ें जारी रहेंगी। अफवाज पाकिस्तान तो ज़ाहिरी बात है कि वो इस बात के खिलाफ एहतजाज ही कर सकती है, जिस तरह उन्होंने माजी में कई दफ़ा कहा। और साथ साथ मेरे ख्याल में ये भी कहा गया बड़ा अप्रोप्रिएटली कि शायद दुनिया में इसकी मिसाल नहीं मिलती, जिस तरह हमारे अफवाज के इमेज को ख़राब किया गया माजी में पॉलिटिकल एडवांटेज के लिए। तो ये तो बड़ा सॉरी स्टेट ऑफ अफेयर्स है। अच्छा। और उसको मेरे ख्याल में ज़रूर तमाम पॉलिटिशियंस को कंसिडर करना चाहिए, पर्टिकुलरली ऑपोजिशन के जो पॉलिटिशियंस हैं और एक्स सर्विसमैन जो सोशल मीडिया पे जिनके अपने यूट्यूब चैनल्स हैं, जैसे रजा कह रहे थे, उनको भी इस पे जरा उनका भी मुहासबा करना चाहिए, खुद एहतसाबी करनी चाहिए। बिल्कुल। देखें, लेकिन ये सेल्फ सेंसरशिप से, ये कहने की तो बड़ी अच्छी चीज़ है कि सेल्फ सेंसरशिप होनी चाहिए, लेकिन लॉज उसके ज़रूर होने चाहिए। देखें, इंडिया के अंदर फेसबुक और ट्विटर और बाकी जितने भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं, उनके रिप्रेजेंटेटिव्स को वहाँ पे उनके ऑफिसेस खुले हुए हैं कि अगर वो इन प्लेटफॉर्म को मिसयूज करते हैं अच्छा। पॉलिटिकल एडवांटेज के लिए या किसी और चीज़ के लिए, तो उनकी अकाउंटेबिलिटी होती है। लेकिन पाकिस्तान में अनफॉर्चुनेटली उनके ऑफिसेस नहीं हैं, तो उनकी अकाउंटेबिलिटी भी नहीं हो सकती। लेकिन साथ साथ हमारे अपने लॉ जो है वो भी मजबूत होने चाहिए। तो बड़ा क्विकली मैं ये भी करूँगा कि प्रायोरिटीज में जो काउंटर टेररिज्म है, मेरे ख्याल में उसकी तरफ दोबारा वेरी इंपॉर्टेंट जो है करना पड़ेगा। और इसमें आपको पता है अफगानिस्तान अभी तक अनस्टेबल है, वहाँ से जो है
टेररिस्ट पाकिस्तान में आ रहे हैं, इंडिया भी तरह तरह के इल्ज़ामात लगा रहे हैं, धमकियां दे रहा है, तो नेशनल एक्शन प्लान को मेरे ख्याल में रिविजिट करेंगे। और साथ साथ देखिए FATF के ग्रे लिस्ट से हम निकल तो गए हैं, लेकिन इंडिया लगातार कोशिश कर रहे हैं। पिछले हफ्ते भी उन्होंने वहां पे एक कोशिश की कि पाकिस्तान को दोबारा FATF के ग्रे लिस्ट में डाला जाए। तो इसमें भी मेरे ख्याल में माजी में भी आर्म फोर्सेस का एक रोल था गवर्नमेंट के साथ मिलकर, बिल्कुल। और आइंदा भी एक रोल होगा। अहम नुकता उठाया। मैं रजा से एक और सर सवाल करता चलूं, आपने बड़ा अहम उठाया। रजा आप बताएं, जो PTI की एहतजाजी सियासत है, जाहिर बात है वो बहुत से लोग कह रहे थे कि ये महीना इसलिए चुना गया, ये हफ्ता भी। अब परसों खान साहब ने पिंडी आना है। आज की जो ये सब डेवलपमेंट हुई है, जो अहम पेशरफ्त हुई है, नोटिफिकेशंस हो गई हैं, इसमें भी बात आ रही थी कि चाहे जैसे खान साहब ने कहा हम खेलेंगे, लेकिन वो बात नहीं हुई और सैनिटी प्रिवेल्ड और नोटिफिकेशन सदर साहब ने कर दिए हैं। आप समझते हैं कि 26 को एहतजाजी सियासत में कमी वाक़या होगी या कोई नया लाएमल का खान साहब ऐलान कर देंगे? देखिए, मेरे ख्याल से 26 वो जो एहतजाजी राउंड था ना पहला, उस गुब्बारे से तो हवा निकल गई है। ये आइडिया पहले ये था कि इतना दबाव डालो हुकूमत पे और इस्टेब्लिशमेंट की जो लीडरशिप है कि वो आर्मी चीफ की जो तकरीर है उसमें खान साहब की मर्जी और खान साहब का जो है ना वो जो नैरेटिव है या उनकी जो मंशा है वो शामिल हो। वो नहीं हो सका। आपने देखा कि आर्मी ने भी इस पर बड़ी मतानत से काम लिया। जनरल बाजवा ने बड़ी क्लियर की। उससे पहले DG ISI और DG ISPR ने भी बड़ी क्लैरिटी से इस चीज़ को कहा कि वो किसी दबाव शौ में नहीं आएंगे। और फिर गवर्नमेंट और उनके जो इत्तेहादी हैं वो भी कायम रहे इस बात पे। तो ये तो खान साहब की ये वाली स्ट्रेटेजी तो नहीं चली। अच्छा। अब ये दिन का जलसा होगा और इस जलसे के बाद अब वो सोचेंगे, क्योंकि देखिए अब वो मेरे ख्याल से, मेरी ये जाती राय है, अगरचे कि उनके जो सपोर्टर्स हैं वो आज भी सोशल मीडिया पे लगे हुए हैं कि जी वो खान साहब अभी छोड़ेंगे नहीं और ये नहीं करेंगे। मेरा ये ख्याल है कि अब खान साहब पीछे हटेंगे। अच्छा। उन्होंने इस तरह से आर्मी चीफ को अटैक करके और चंद ये देखी ना, ये जो उन्होंने टर्म निकाला एक सर्विंग मेजर जनरल को के खिलाफ वो FIR करवाना चाहते थे। देखिए इसकी नजीर भी नहीं मिलती। और उसको और जो उसको लकब दिया मीर जाफर मीर सादिक से तो कई कदम आगे डर्टी हैरी पर पहुंच गए। तो ये इदारे का हर अफसर हाजिर सर्विस और रिटायर्ड देखता है और वो कुड़ता होगा कि भाई हम जिसको इतना अपना हीरो और मसीहा समझते हैं तो वो तो हमारे बारे में ये कह रहा है। तो इसलिए खान साहब अब अपने ताल्लुकात ठीक करेंगे। वो रीसेट करेंगे। और उन्होंने पहले ही वो जो अमरीकी साजिश और इस्टेब्लिशमेंट ने साजिश की उस बयानिए से तो वो हट गए हैं। अब आज उनका एलामिया भी आ गया। उन्होंने वेलकम किया है नए आर्मी चीफ को और अब वो उनसे यही कहेंगे कि जी आप जलसे में के इंतखाबात करवाएं और ये करें और इंतखाबात की वो पुश जारी रखेंगे। और मैं समझता हूँ उसमें कोई मजायका नहीं है। हुकूमत को भी चाहिए कि कोई रास्ता निकाले। एक दो तीन महीने पहले हो जाए इलेक्शन तो कोई ऐसी बात नहीं, कयामत नहीं आएगी। मुल्क में स्टेबिलिटी आनी चाहिए। लेकिन जो सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि खान साहब को अब ये समझना चाहिए कि उनके कहे हुए अल्फाज से जो मुल्क को नुकसान पहुंचता है, रियासती इदारों को पहुंचता है, पाकिस्तान के इमेज को पहुंचता है, उस पर नजर सानी करें और खुदा के वास्ते यंग लोगों को गुमराह ना करें। जी जनरल साहब, टुवर्ड्स द एंड वो क्या रीसेट करेंगे खान साहब अपनी रिलेशनशिप विद एस्टेब्लिशमेंट, लेकिन आप पर दबाव रखेंगे अर्ली इलेक्शन का? मुझे नहीं लगता कि वो किसी तरीके से भी आराम से बैठेंगे। देखिए फ्रस्ट्रेशन का शिकार हैं। उनके 2 पॉइंट थे। एक तो आर्मी की लीडरशिप पे वो इफेक्ट करना चाहते थे, वो नहीं हुआ। फिर वो इलेक्शन का कहते थे, इलेक्शन का गवर्नमेंट ने डिसाइड किया हुआ है कि राइट टाइम पे होंगे। जब ये इनके पास जो टाइम है वो कॉन्स्टिट्यूशनल है, वो डिमांड कर सकते हैं, वो कोई नहीं है। लेकिन अटैक करके वो समझेंगे कि इलेक्शन पहले हो जाएंगे तो वो इलेक्शन तो बिल्कुल नहीं होंगे। जनरल रज़ा ने बिल्कुल अच्छा कहा कि देखें हमें स्ट्रिक्ट लेजिस्लेशन करनी पड़ेगी और होनी चाहिए हुकूमत की तरफ से। चूँकि आर्मी तो मैंने DGSPR को भी सुना कई दफ़ा कि ये ठीक है हमारे ऊपर तोहमतें लगती रही हैं, लेकिन इसका एक्शन किसने लेना है? वो तो हुकूमत ने लेना है ना। और हुकूमत जो है वो एक पार्टी के है नहीं। वो अभी ये एक ऐसी स्टेट है जिसके अंदर एक हमारी एक अलायंस है और फिर इसके ऊपर लेजिस्लेशन होनी चाहिए और स्ट्रिक्ट एक्शन लेना चाहिए। ये नो गो एरिया होना चाहिए कि आप अफवाज को देखें। फौज के अंदर स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन के रूल्स हैं। आप एक 3 स्टार जनरल को विद इन फ्यू आवर्स घर भेज सकते हैं। उसके कोई ना सुनवाई होती है ना कुछ होता है, कोई प्रॉब्लम नहीं होता। उनके अपने
जहाँ तक उनकी लीडरशिप का ताल्लुक है, अगर वो लीडरशिप गलत करेगी तो उसको तारीख कभी माफ़ नहीं करेगी और उनको आंसरेबल होना पड़ेगा सूनर और लेटर। आप उनको चौराहे पे और चौकों पे और इधर उधर करके ये बदनाम करते हैं। देखिए, इमरान खान साहब अनफॉर्चुनेटली फ्रस्ट्रेशन का शिकार ये हुए कि सबसे पहले इन्होंने नैरेटिव लिया करप्शन का, करप्ट हैं करप्ट हैं करप्ट हैं, सारे केसेस ले गए, बंदों को अंदर कर दिया, इंक्वायरी से भी पहले अंदर कर दिया। शहबाज शरीफ साहब बता रहे थे एक दफ़ा कि मैं जब लाहौर जेल में गया तो उधर ही वो पहुंच गए और उन्होंने हुक्म दिया कि इसकी कमर को दर्द है, इसको चारपाई भी ना दो। मतलब इस हद तक वापस गया। फिर वो अदालतों ने कहा कि करप्शन किया, हमारे पास तो कोई आप एविडेंस लें तो हम इनको कन्विक्ट करते हैं, वो नहीं हुआ। फिर आप ये देखें कि वो तो सर कहते हैं कि वो तो अभी भी आप लोग ये कहते हैं बसद एहतराम कि ये तो जी मैं तो चोरों और डाकुओं से बात ही नहीं करूंगा, तो उसी नुक्ते में तो कायम है अभी भी। लेकिन वो कायम रहे ना, अदालतों ने तो नहीं कहा, अदालतें तो सारों को सुरखरू कर दिया। ठीक है, आप 26 को क्या देख रहे हैं? लास्ट मिनट। दूसरा ये है कि यूएसए का वो नैरेटिव किया, वो तो क्या माजी कैसा करार। फिर अरशद शरीफ की जब बात आई, हाँ। अब देखिए कितना डेंजरस है कि आप उसको भी एस्टेब्लिशमेंट के ऊपर डालने की कोशिश करें। अपना कातलाना हमला। और फिर ये एक आर्मी का कि ये मैं देखूंगा, देखता है कैसे ये अपनी मर्जी का ले आएंगे, मुझे डिस्क्वालीफाई करें, आज उसके ऊपर भी यू टर्न ले लिया। तो मेरे ख्याल में लोगों को भी ये सोचना चाहिए कि खुदा का, और 26 को क्या होगा, खुदा का करम है। आई थिंक लोग आएंगे, चलो ठीक है, जो ये बुलाएंगे और उनको रोका जाएगा, चूंकि हुकूमत जो है वो तो अलाउ नहीं करेगी ना ऑब्वियसली, और कॉन्स्टिट्यूशनली दे कैन इवन कॉल द आर्मी फॉर प्रोटेक्शन ऑफ द रेड जोन, जो उसकी हुई भी है मेरे ख्याल में। राणा साहब ने काम किया, बाहर के व्यूअर्स आई होप के रिकंसिडर एंड इसको खत्म करेंगे और इसके लिए कोई पॉलिटिकल रास्ता निकलना चाहिए। वक्त खत्म हुआ जाता है। लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड अब्दुल कयूम साहब आपका बहुत शुक्रिया। लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड रजा मोहम्मद खान साहब थैंक यू वेरी मच। और रजा आपका बहुत शुक्रिया, हम आपके शुक्रगुजार हैं कि आप हमेशा हमारे इन्विटेशन पे आते हैं और अपने तबसरों से हमें जो है वो वैल्यू एडिशन करते हैं। व्यूअर्स, आज की नशिस्त थी, अहम डेवलपमेंट हो गई अल्हम्दुलिल्लाह, कोई खुदा न खास्ता कोई ऐसी नाखुशगवार सूरत हाल नहीं पैदा हुई। बहुत से खदशात थे, बहुत से लोगों को ये इस हवाले से शुबात थे कि क्या होगा, नहीं हो सकेगा, या कोई लास्ट मिनट में कोई नई ट्विस्ट तो नहीं आ जाएगी। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह ऑल इज़ वेल दैट एंड्स वेल। अब नए आर्मी चीफ हैं जनरल सैयद आसिम मुनीर साहब और वी विश हिम बेस्ट ऑफ लक। सब उम्मीदें इस हवाले से हैं कि वो उस इदारे को, जो पाकिस्तान में एक बड़ी उसकी अपना कलीदी एक रोल रहा है, किरदार रहा है, उसको दोबारा उसी जगह पे बरकरार भी रखेंगे और जो और चैलेंजेस हैं उनसे नंबरदाजमा होने के लिए नई हिकमत अमली लेकर आएंगे। प्रोग्राम को इस हफ्ते के स्पेल को यहीं इख्तिताम पजीर करते हैं। इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी सोमवार को रात 10:05 पर। तब तक के लिए सैयद अनवारुल हसन और दस्तक की प्रोडक्शन टीम को इजाज़त दीजिए। अपना बहुत सा ख्याल रखिए। अल्लाह नेगहबान।